सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः ई व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों के परिचयात्मक भाग की। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ये मूल अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों को अपितु कुछ मात्रा में अन्य देशियों को भी प्राप्त है, जिसका आशय है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों में से कुछ मूल अधिकार भारतीय धरती पर निवास करने वाले विदेशियों अथवा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार आपको व्यक्ति होने के नाते भी प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए मूल अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है, जिसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी भारतीय संविधान द्वारा बनाए गए हैं। मूल अधिकारों के परिचय के अंतर्गत ही यह भी जान लेना आवश्यक है कि मूलतः भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 ही मौलिक अधिकार शेष हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान की कोई मौलिक रचना नहीं है, अपितु इन्हें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। दूसरी एक प्रमुख बात जो मूल अधिकारों को विशिष्ट बनाती है कि ये किसी भी व्यक्ति को न केवल सरकार के अपितु समाज के शोषण से भी मुक्ति दिलाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मूल अधिकार व्यक्ति को न केवल सरकार के विरुद्ध अपितु समाज के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, मूल अधिकार मूलतः मूल संविधान में 7 थे, किंतु वर्तमान में उनकी संख्या 6 ही रह गई है। 1978 में किए गए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। अब यह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि अब संपत्ति के अधिकार से वंचित होने पर आप न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए 6 मूल अधिकारों की। भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करें तो समानता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखा जाए तो वास्तव में ये 5 ही मूल अधिकार हमें भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं, किंतु इन मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इस संविधान में सम्मिलित किया गया है, जो कि इन मूल अधिकारों के संरक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन 6 मूल अधिकारों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। अब हम बात करें अनुच्छेद 12 की। सबसे पहले यह बता देना आवश्यक है कि अनुच्छेद 12 अपने आप में कोई मूल अधिकार नहीं है, अपितु मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा को स्थापित करता है।
चूंकि मूल अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य ही उनकी सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है, इसलिए अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मूल अधिकार किनके द्वारा संरक्षित किए जाएंगे और किनके द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहली बात, मूल अधिकारों में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम संघीय कार्यपालिका को, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित है, संघीय व्यवस्थापिका को, जिसमें संसद या संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित है, राज्य कार्यपालिका जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सम्मिलित है, राज्य व्यवस्थापिका जिसके अंतर्गत विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित है। ये तो थी संवैधानिक प्रावधान। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालय या विभाग भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। स्थानीय निकाय जैसे नगरीय निकाय हैं, ग्राम पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया गया है। राज्य के द्वारा वित्त पोषित संस्थान, ऐसी संस्थाएं जिनको राज्य के द्वारा अनुदान दिया जाता है या वो पूरी जो आंशिक रूप से या पूर्णतः राज्य के वित्त पर निर्भर है, वे भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी कार्यालयों में, इन सभी विभागों में, मंत्रालयों में, इन सभी संस्थाओं में कार्य करने वाले लोक पदाधिकारी भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यहां यह भी समझ लेना आवश्यक है कि न्यायपालिका को भी राज्य की संदर्भ में सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि यद्यपि अनुच्छेद 12 में स्पष्टतः न्यायपालिका का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु चूंकि न्यायपालिका को कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, इसलिए उसे भी न्यायपालिका को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत हमने राज्य की परिभाषा के बारे में बात की थी, जो कि मूल अधिकारों के संबंध में थी। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं विधि की, अर्थात मूल अधिकारों से विधि का क्या संबंध रहेगा, ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 13 में विधि से आशय है कि जिसमें कोई अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा जब विधायिका अपने सदन सत्र में न हो तो जारी किया जाता है। कोई कार्यकारी आदेश किसी भी पदाधिकारी के द्वारा या किसी संस्था कार्यालय के द्वारा जारी किया जाए, कोई उपविधि, कोई नियम, कोई विनियम, किसी प्रकार की कोई अधिसूचना तथा रूढ़ि एवं प्रथा को भी विधि की योग्यता या विधि के समकक्ष माना गया या विधि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहाँ रूढ़ि या प्रथा के संबंध में दशरथ रामाराव बनाम आंध्र प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि चूंकि रूढ़ियां एवं प्रथाएं भी विधि के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में सम्मिलित है, इसलिए ये रूढ़ियां और प्रथाएं मूल अधिकारों से असंगत नहीं हो सकती। अर्थात कोई विधि, कोई रूढ़ि या प्रथा मूल अधिकारों के विपरीत व्यवहार करती है तो उसे भी विधि के तौर पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बात करते हैं मूल अधिकारों के अनुच्छेद 13 में एक और विशिष्ट बात की, जो संसद और राज्य विधानसभाओं पर यह प्रतिबंध लगाता है कि वे ऐसे कोई कानून नहीं बना सकते जो नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती कर देता हो या उन नागरिकों को उनसे वंचित करता हो। इसका आशय है कि राज्य विधानसभाएं या राज्य विधानमंडल, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा ऐसा कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकते जो कि नागरिकों को भाग 3 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों में कटौती कर देता हो या उनका वंचन कर देता हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मूल अधिकारों में
अभिवृद्धि की जा सकती है, उनमें कटौती करने का अधिकार संसद आदि को नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। इस हेतु न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि यदि न्यायपालिका समझे कि कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वह उसे शून्य अर्थात अवैध भी घोषित कर सकती है। इस किसी संसद द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा, विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को शून्य अवैध घोषित करने के अधिकार को ही न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है, जो अपने आप में न्यायालय की या न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में सामने आता है। तो ये तो थी अब तक मूल अधिकारों के बारे में सामान्य परिचयात्मक भाग और अनुच्छेद 12 और 13 में मूल अधिकारों के संरक्षण आदि के लिए की गई व्यवस्थाओं की बात। अगले भाग में हम पुनः एक बार मूल अधिकारों को क्रमशः जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।